हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग कैसे, कब और कहां अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर क्लास 8 की सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। देखिए, क्लास 8 की जो पाठ्य पुस्तक है ये आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित है। यानी इससे पहले हमने क्लास 6 में एंसेंट इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में हमने मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब क्लास 8 में हम लोग यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। क्लास 8 की जो पाठ्य पुस्तक है, वर्तमान में इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। हालांकि 2019 तक इसमें जो है कुल 12 चैप्टर हुआ करते थे। कोरोना की वजह से सरकार ने बच्चों को प्रमोट करने के उद्देश्य से इसमें से 4 चैप्टर कम कर दिए। लेकिन आप लोग थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस पर ध्यान दें। यूपीएससी के जो पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं जो आए हैं परीक्षा में, उन पर अगर ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि यूपीएससी दिनों दिन अपने विषयों की गहनता बढ़ाता जा रहा है। तो उस लिहाज से हमें केवल 8 चैप्टर पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे 12 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 4 चैप्टर हैं उन 4 चैप्टरों का कंटेंट भी जो है यूपीएससी के सिलेबस को कवर करता है। तो यहाँ पर हम पूरे 12 चैप्टर देखेंगे, यानी वर्तमान के 8 चैप्टर और पुराने वाले 4 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी यहाँ पर समझाया गया है कि इतिहास में तारीखों का क्या रोल है। इतिहास का संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। यानी हम इतिहास में ये देखते हैं कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और प्रेजेंट में क्या है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कई लोगों का मानना यह है कि इतिहास जो है तारीखों वाला विषय है। इतिहास में हमें तारीखें रटनी पड़ती हैं, तारीखों से इतिहास बनता है, जबकि हर जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप सुबह सुबह चाय या कॉफी पीते हैं, तो चाय या कॉफी पीते समय आपके मन में सवाल आता होगा कि भारत में चाय और कॉफी पीने का जो चलन है स्टार्टिंग कब से हुई होगी। तो इसके लिए आप कोई एक निश्चित तारीख नहीं बता पाएंगे कि इस दिन से भारत के लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया था, नहीं बता पाएंगे। एक मतलब ट्रेंड है, कई साल लगे होंगे, किसी एक या दो व्यक्ति ने, एक या दो परिवार ने स्टार्टिंग की होगी, धीरे धीरे करके वो समाज में फैलता गया, तो और लोग भी उसके आदी हो गए और लोगों को भी चाय या कॉफी की लत लग गई। तो इसके लिए हमें कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ, इसके लिए आप तो बता सकते हैं कि हाँ, रेलगाड़ी का जो चलन है 1853 से हुआ, आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। तो इसके लिए भी आप इतिहास में ही जाएंगे, इतिहास में देखेंगे कि अतीत में लोग कैसे यात्रा करते थे। जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी, यह भी आपके मन में सवाल आ सकता है। तो कई प्रकार के जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हमें इतिहास से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए, एक समय तक क्या था, एक समय तक इतिहास में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं से संबंधित जो तिथियां होती थी, उनको याद करके लगता था कि यही इतिहास है। लेकिन समय के साथ साथ इतिहास के प्रति लोगों का नजरिया जो बदलता चला गया है, और लोग जो है केवल घटनाओं को ही नहीं बल्कि समय के साथ साथ जो समाज में परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों को भी इतिहास की दृष्टि से देखने लगे हैं। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। जैसे कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया था, किस साल उसका विवाह हुआ था, किस साल उसके उत्तराधिकारी ने गद्दी संभाली, इस तरह के तथ्यों को पहले याद रखा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ क्या है, अवधारणा चेंज हुई है, इतिहास की अवधारणा में परिवर्तन आया है। और अब लोग केवल यहां पर घटनाओं को याद नहीं रखते हैं, बल्कि जो समाज में क्रमिक परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों की भी तुलना करते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में कुछ चीजें और भी बताई गई हैं कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। जैसे हमने भारतीय इतिहास का अध्ययन जो किया है, तो भारतीय इतिहास के अध्ययन में भी हमने उसको टुकड़ों और अध्याय में डिवाइड कर दिया है। जैसे टुकड़ों अध्यायों की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे भारतीय इतिहास के 3 खंड हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक में अभी स्टार्टिंग कहां से होती है, आधुनिक में स्टार्टिंग होती है औरंगजेब के मरने के बाद। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो भारत में उथल पुथल मची है, वहां से स्टार्टिंग होती है। तो ऐसे करके आप यहां पर देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन करने का तरीका यह है कि हम इसको टुकड़ों में, अध्याय में डिवाइड कर देते हैं, ताकि अध्याय में कुछ ना कुछ सामंजस्य रहे। यहां पर कुछ कुछ फैक्ट बताए गए हैं। जैसे भारत के बारे में फैक्ट है नोट में, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने जो भी काम हमारे यहाँ किया है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया है, क्योंकि इन्हें भारत पर शासन चलाना था। भारत से यहाँ पर चीज़ों को ले जाकर ब्रिटेन में पहुंचाना था और ब्रिटेन से उन चीज़ों को प्रसंस्कृत करके भारत के बाजारों में बेचना था। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने जो है रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। एक यहाँ पर नोट सेकंड वाला दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिप्टन चाय का यहाँ पे विज्ञापन है।
तो 1922 में लिप्टन चाय के विज्ञापन में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है। देखिए, ब्रिटिश काल के जो भी विज्ञापन है, उन विज्ञापनों में खास करके जो शाही परिवार हैं, शाही परिवार के सदस्यों की चित्र वगैरह इस्तेमाल होते थे, ताकि जनता को ये लगे कि शासक लोग भी इस तरह की चाय प्रयोग कर रहे हैं। तो शासक लोग जब इस तरह की चाय प्रयोग कर रहे हैं तो जनता भी उसको लेने के लिए लालायत हो। तो इसी वजह से इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर राजकुमार आर्थर का फोटो लिप्टन चाय के एडवर्टाइजमेंट में लगाया गया है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? ठीक है, जिस समय भारत में ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर प्रवेश हुआ है, यानी कि यहाँ पर जब ब्रिटिश लोग या फिर पश्चिम के और जो लोग हैं यहाँ पे भारत में प्रवेश किए हैं, तो सबसे जरूरी ये था कि उन्हें भारत के परिवेश के बारे में, भारत के लोगों की हैबिट्स के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, तभी तो यहाँ के लोगों पर शासन कर पाते। तो इन चीज़ों के प्रति अंग्रेज बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट किया है। तो इसी क्रम में यहाँ पर एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक हैं जेम्स मिल। तो इन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। और इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब देखिए, यहाँ पर एक खास बात यह है, अगर हम भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो भारत के इतिहास को हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड में डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं। अब जैसे हिंदू शासकों की बात करें, जैसे इनका मानना यह था कि प्राचीन भारत जो था, प्राचीन भारत में सब लोग हिंदू शासक हुआ करते थे। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो आप ये पाएंगे बहुत सारे शासक जो थे बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे, कुछ शासकों ने जो है जैन धर्म को प्रश्रय दिया है, कुछ शासक जो थे पूरी तरह से सनातन परंपरा पर डिपेंड थे। तो प्राचीन भारत में भी आपको केवल और केवल हिंदू शासक देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि वहां पर भी विभिन्न धर्मों के शासक आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल में केवल मुस्लिम शासक ही नहीं थे, बल्कि अन्य छोटे छोटे शासक भी थे। दक्षिण भारत में जो है तमाम हिंदू शासक थे, इधर राजस्थान में भी हिंदू शासक थे। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री जो है पूरी तरह से मुस्लिम शासकों के अधीन ही है, ये नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में केवल ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश के अलावा भी अन्य जो पश्चिमी लोग यहाँ पर भारत में आए हैं, पश्चिमी जो लोग यहाँ पर भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, वो भी लोग हैं यहाँ पर। तो आधुनिक इतिहास को भी हम केवल ब्रिटिश इतिहास कहकर यहाँ पर संबोधित नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्गीकरण जो था इन्होंने अपने हिसाब से किया था और ये सही नहीं था। अब जैसे इतिहास को लेकर इनका नजरिया क्या था, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। देखिए, इनका मानना यह था कि अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा सभ्य हैं, जबकि भारतीय लोग जो हैं, भारतीय लोग असभ्य किस्म के लोग हैं। यहाँ पर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, यानी धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर एक दूसरे पर से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो इनका मानना यह था कि यूरोपीय लोग जो आए हैं, यूरोपीय लोग भारत के लोगों को शिष्टाचार सिखाने के लिए आए हैं, ऐसा इनका मानना था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस इतिहासकार की धारणा इस प्रकार की हो, तो वो इतिहासकार भारतीय इतिहास के साथ न्याय कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था, यानी अंग्रेजी शासन से पहले भारत में कुछ था ही नहीं। अंग्रेज जब आए हैं तो अंग्रेज लोगों को, भारतीय लोगों को सभ्य बनाएंगे। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटकर एक दौर की खासियतों, यानी उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी हम इतिहास को जो कालखंडों में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के पीछे मंशा ये है कि उसका जो केंद्रीय तत्व है उसको पकड़ने का हम प्रयास करते हैं। अब जैसे भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। देखिए, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कि आपके जो आधुनिक युग है या आधुनिक इतिहास है, आधुनिक युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब देखिए, यहां पर भी एक चीज बताई गई है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की जो समझ है, ये समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में जो आधुनिक काल है उसको विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। और पश्चिम वालों के लिए मध्यकालीन समाज वो समाज है जहां पर आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमारा जो आधुनिक काल है, हम इसे ये नहीं कह सकते आधुनिक काल विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र का काल है, ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन भारत में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, मध्यकाल में ना देखने को मिले, लेकिन प्राचीन कालीन जो इतिहास है वहां पर कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ के लिए ये तर्क फिट नहीं बैठता है। अब देखिए, शब्द आया है औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे करके यहाँ के शासक बन बैठे हैं। तो जब यहाँ के शासक बने हैं तो यहाँ के संसाधनों का दोहन किया है, यहाँ के राजनीति को प्रभावित किया है, यहाँ के
आर्थिक तंत्र को प्रभावित किया है, समाज को प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो काम किया वो औपनिवेशिक काम है, यानी यहां से केवल केवल क्या, यहाँ के संसाधनों को लूट कर ले गए हैं और ब्रिटेन को संपन्न बनाया है। उन संसाधनों से भारतीय जनता का भला तो नहीं किया है। तो इसी वजह से इस प्रक्रिया को यहां पर औपनिवेशीकरण कहा गया है। तो देखिए यहां पर भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है कि हम किस तरह से भारतीय इतिहास के बारे में, आधुनिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार जो हैं, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी सर्वेक्षण और लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं इत्यादि का सहारा लेते हैं। तो ऐसे करके आधुनिक काल का इतिहास तैयार होता है। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज अपने रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। तो अंग्रेजों ने अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए थे, यानी रिकॉर्ड रूम बनवाए थे। जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी आर्काइव और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों का वीडियो है वो भी आप अवश्य देखेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पॉपअप में भी आपको उसका थंबनेल दिख जाएगा। उसके जरिए आप उस वीडियो को अवश्य देखिए ताकि आपने जो भी यहाँ पर पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।